हाउ टू फाइंड द बेस्ट लॉयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अपने केस के लिए बेहतरीन वकील को ढूंढना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है और इससे पहले किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो भी नहीं बनाई और ना ही इस पे किसी ने काम किया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अगर वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपको ये वीडियो इस काबिल बना देगी कि आप कभी भी किसी केस का सामना आपका होता है या आप किसी के ख़िलाफ़ केस करते हैं अपना राइट डिफेंड करने के लिए या किसी भी सूरत में आपका किसी ऐसे सूरत हाल से सामना होता है कि जिसमें आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो ये वीडियो आपको इस काबिल बना देगी कि आप अपने केस के लिए बेहतरीन वकील का इंतखाब कर सकते हैं। ये वीडियो ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी है जो पाकिस्तानी नेशनल हैं और जो अपने केस के लिए वकील को ढूंढना चाहते हैं या कभी उनको वकील की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और ये वीडियो तमाम केसेस को कवर करती है, चाहे वो सिविल का केस हो, क्रिमिनल का हो, फैमिली का हो, किसी भी एरिया का जो भी केस हो। ये वीडियो एक डॉक्ट्राइन पेश करती है जिस पे चल के जिसको फॉलो करके आप एक बेहतरीन वकील तक पहुंच सकते हैं। आई रिपीट कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी और ना ही ये आपको किसी वीडियो में मिलेगी। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को और मुख्तलिफ़ सर्वेज़ को कंडक्ट करके इस वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है जो मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेहतरीन वकील को ढूंढने के लिए क्या करना है, इससे पहले मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो आपने नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेरे एक्सपीरियंसेस में आया है कि इस तरह की गलतियां करते हैं जिस गलतियों की वजह से वो इस ऐसे वकील तक पहुंच जाते हैं जो कि उनका केस ख़राब कर देता है। तो पहले मैं आपको वो गलतियां हाईलाइट करूंगा जिनसे आपने बचना है ताकि आपका केस ना ख़राब हो। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है जिसके ज़रिए आपको एक बेहतरीन वकील मिल सकता है। सबसे पहला असूल, नेवर चूज़ अ लॉयर बाय द रेफरेंस ऑफ एनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने किसी फैमिली मेम्बर के कहने पे या किसी फ्रेंड के तारुफ से किसी ऐसे वकील के पास अपना केस ले जाते हैं और उसको हायर कर बैठते हैं जो कि उनके केस को समझता ही नहीं होता। वो जस्ट ये एतमाद करते हैं कि ये मेरे किसी जानने वाले का आगे जानने वाला है, लेकिन वो ये नहीं देखते, ये परखते नहीं है कि आया कि ये मेरे केस को समझता है, इसने इस तरह के केसेस डील किए हैं, जीते हैं, और ये मेरे केस को किस तरह डील करेगा, जज के सामने किस तरह पेश करेगा। वो जस्ट रेफरेंस की बिना पे वकील को हायर कर लेते हैं जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक मामला है। तो आपने इस चीज़ से बचना है, इस तरीके को फॉलो नहीं करना। नंबर 2, नेवर चूज़ अ लॉयर बाय रोमिंग रैंडमली टू द चैम्बर्स। कभी भी किसी ऐसे वकील को हायर ना करें, सिलेक्ट ना करें जो आपको चलते फिरते कचहरी में मिल जाए, चाहे वो आपको अपनी बातों से जितना भी मुतासिर करे। ऐसे वकील केस को लड़ने से ज़्यादा क्लाइंट को घेरने की ज़्यादा महारत रखते हैं। सो ऐसे वकीलों से आपने बचना है। नंबर 3, नेवर चूज़ अ लॉयर हु मोस्टली असाइन हिज केसेस टू हिज जूनियर्स। ऐसे वकील को अवॉइड करें जो अपने ज़्यादातर केसेस अपने जूनियर्स को देता है और फ़ीस सारी खुद रख के काम अपने जूनियर्स से करवाता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये कि अगर वो अपने जूनियर को 50% या 50% से ज़्यादा फ़ीस दे रहा है तो फिर उसको केस देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर उसका जो जूनियर है वो उस केस पे मेहनत करेगा और उस केस में इंटरेस्ट लेगा, अदरवाइज़ आपका केस ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा केस
किसी भी वकील को देने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि क्या आया कि वो वकील आपका केस खुद लड़ेगा फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, या वो अपने किसी एसोसिएट या जूनियर को असाइन करेगा, और अगर अपने एसोसिएट को असाइन करेगा तो किस बिना पे। नंबर 4, नेवर चूज़ अ लॉयर बाय द रेफरेंस ऑफ एनी रीडर ऑफ एनी जज। कुछ लोग समझते हैं कि जज के रीडर मामलात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि उनके सामने तकरीबन हर वकील अपने दलाइल आके पेश करता है जजेस के सामने। तो रीडर, चूँकि जजेस का तबादला तो आए दिन होता है, लेकिन रीडर जो है वो उनका तबादला बहुत कम होता है। तो लोग ये समझते हैं कि रीडर जो है उसको कचहरी के तकरीबन हर वकील के बारे में बखूबी इल्म होता है कि ये कौन सा वकील बेहतरीन है और कौन सा नहीं। तो वो लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो रीडर से पूछते हैं कि हमें ये केस किसी वकील को देना है, या हमारे ख़िलाफ़ किसी ने केस किया है और हमने कोई वकील हायर करना है, तो हमें किसी वकील का बताएं। वो समझते हैं कि वो रीडर उनको बेहतरीन वकील तक पहुंचा देगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो रीडर भी अपने जानने वाले वकील के पास भेजता है उन्हें, बल्कि कुछ रीडर्स तो वकला से रेफरेंस फ़ीस भी डिमांड कर लेते हैं कि फ़लाँ क्लाइंट को हमने आपके पास भेजा था, लिहाजा उसकी फ़ीस जो आपने ली है उसका जो कुछ परसेंटेज है वो आप हमें दें एज अ रेफरेंस फ़ीस। तो वकील भी फिर ब्लैकमेल होते हैं, वो अगर उनको ना दें तो वो फिर नेक्स्ट टाइम उनको क्लाइंट नहीं भेजते। तो वो भी आगे से धमकी देते हैं कि अगर आप हमें हमारा हिस्सा नहीं देंगे तो हम अपना जो है रेफरेंस वो किसी और वकील की तरफ भेज देंगे। तो क्लाइंट फिर इस चक्कर में फंस जाता है, उसका केस ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा आपने इस तरीक़ा से भी बचना है। नंबर 5, नेवर चूज़ अ लॉयर बाय द रेफरेंस ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर। अक्सर क्रिमिनल केसेस में जब कोई बंदा गिरफ़्तार होता है या पुलिस वाले रब्ता करते हैं, किसी भी जिस पे इल्ज़ाम होता है उससे रब्ता करते हैं, तो पुलिस वाले खुद ही उसको या उसकी फ़ैमिली को, जो बंदा गिरफ़्तार हुआ होता है, उनको कहते हैं कि आप अगर अब केस जीतना चाहते हैं तो आप फ़लाने वकील के पास चले जाएं। इस तरीक़ा के ज़रिए आप एक अच्छे वकील की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन आप एक जाल में फंस जाते हैं, जिस जाल से फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी पुलिस वाला अगर आपको किसी भी वकील की तरफ रेफ़र करता है तो आपने इस तरीक़ा के ज़रिए वकील का इंतखाब नहीं करना। ये सारे तरीक़े थे, ये वो गलतियाँ थी जिन पे चल के क्लाइंट अपना केस ख़राब कर बैठता था। आपने इन सब चीज़ों से बचना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो आइए अब वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला असूल, टॉक विद द बार ऑफिशियल्स। हर कचहरी में बार होती है, आपने बार चले जाना है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मिलना है, उन्हें पूछना है कि ये फ़लाँ किस्म का केस हो तो इसके लिए कौन सा वकील बेहतरीन है। बार एडमिनिस्ट्रेशन को हर वकील का पता होता है, कौन वकील क्या करता है, कितना अच्छा है, उसका ऑफिस किधर है। ईच एंड एवरीथिंग आपको बार एडमिनिस्ट्रेशन से मालूम हो जाएगी। लेकिन आपने उन्हें ये नहीं बताना कि आप किसी केस के सिलसिले में किसी वकील का पूछ रहे हैं। वैसे तो वो आपको पूछेंगे ही नहीं कि आप क्यों मालूम कर रहे हैं। अगर वो आपसे पूछते भी हैं तो आपने उन्हें ये कहना है कि मैं जनरल नॉलेज के लिए इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, या मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और इस फील्ड के बेहतरीन लॉयर के पास मैं वकालत सीखने के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे मालूमात तलब कर रहा हूँ। नंबर 2, फाइंड द नीच एक्सपर्ट लॉयर। आपने वो वकील ढूंढना है जो आपकी केस की नौयत में महारत रखता हो और उन्हीं केसेस को डील करता हो। मिसाल के तौर पे अगर आपका सिविल का मैटर है तो आपने किसी ऐसे वकील के पास नहीं चले जाना जो क्रिमिनल के केसेस को डील करता है, इससे आपका केस ख़राब होने का ज़्यादा अंदेशा है। और किसी ऐसे वकील के पास भी आप कम ही जाएं, उसको अवॉइड करें जो जनरल प्रैक्टिस करता हो, सिविल क्रिमिनल हर तरह की जो प्रैक्टिस कर रहा है
उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करें, स्पेशल एक्सपर्ट के पास जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे आप को दिल का मसला अगर किसी को बनता है खुदा ना खास्ता, तो आप दिमाग वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप दिल का जो एक्सपर्ट है उसी के पास जाएंगे। आप जो जनरल डॉक्टर है जिसने MBBS तो किया हुआ है और वो जनरल प्रैक्टिस करता है, आप उसको भी अवॉइड करेंगे। जो दिल का एक्सपर्ट डॉक्टर है आप उसके पास जाएंगे। तो वकालत में भी ये असूल अप्लाई करें, जो कि मोस्टली क्लाइंट जो है वो नहीं करते, लिहाजा आपने इस रूल को फॉलो करना है। नंबर 3, ट्राई यंग लॉयर्स। ऐसे वकील को ज़रूर आजमाएं जिसकी प्रैक्टिस 5 से 10 साल की हो, क्योंकि 5 साल तक जो टेन्योर होता है वो लर्निंग पीरियड होता है, उसमें वकील स्ट्रगल कर रहा होता है सीखने के लिए, और आफ्टर 5 इयर्स वो उस स्टेज तक पहुंच जाता है जहां पे वो वकालत में ग्रिप हासिल कर लेता है। और 5 से 10 साल तक उसका वो टेन्योर होता है जिसमें वो अपनी पूरी एफर्ट लगा देता है केस को जीतने के लिए, और केस को लड़ने में अपना 100% वो देता है। आफ्टर 10 ईयर जो लॉयर्स होते हैं वो मोस्टली, सारे तो नहीं लेकिन ज़्यादातर जो लॉयर्स हैं वो सीनियर्स की कैटेगरी में शुमार होना शुरू हो जाते हैं, और वो केस को वो इतनी टेंशन, इतनी मेहनत नहीं देते जो कि केस की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें, ट्राई करें कि अपने केस के लिए ऐसे वकील का इंतखाब करें जो यंग हो और उसकी प्रैक्टिस 5 ईयर टू 10 ईयर के दरमियान हो, तो वो आपके केस में भरपूर मेहनत करके दिखाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सीनियर लॉयर या जूनियर लॉयर को केस नहीं देना चाहिए, उनको भी दें, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है 5 टू 10 ईयर का, ये मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज में आया है कि ये जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, इसमें वकील अपने केस के मुतालिक पूरी एफर्ट लगाता है, पूरी जान लगाता है। नंबर 4, उस वकील का इंतखाब करें जो अपने आर्गूमेंट से जजेस को मुतासिर करता हो। अगर कभी आप किसी ऐसे वकील को देखें जो अपने आर्गूमेंट्स की बेस पे उसके दलाइल इतने मुतासिर कुन, मजबूत हों, जिसकी बिना पे जजेस मुतासिर होते हों, उस वकील का इंतखाब ज़रूर करें, बशर्ते कि वो वकील आपकी नेचर के केसेस, आपके केस की नेचर के केसेस को डील करता हो। क्योंकि वो वकील चाहे न्यू ही क्यों ना हो, जूनियर ही क्यों ना हो, लेकिन केस का फ़ैसला तो जज ने ही करना है ना। तो अगर जजेस उसके दलाइल से मुतासिर होते हैं और वो वकील आपके केस की नेचर के केसेस को डील करता है, तो आप अपना केस उसको ज़रूर दें, उसको ज़रूर ट्राई करें। ये तमाम करने के बाद आपने कम से कम 3 बेहतरीन वकीलों को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। इन तमाम तरीक़ों पे चल के जो मैंने आपको बताए हैं, इन तरीक़ों पे चल के आप कम से कम 3 वकीलों को शॉर्ट लिस्ट करें। 3 से ज़्यादा करें, लेकिन कम से कम 3 ज़रूर करें। फिर उन 3 वकीलों को अलग अलग इंटरव्यू करें, मतलब कि उनसे मुलाकात करें, अपने केस के मुतालिक उनसे बात करें, अपने केस के मुतालिक छोटे मोटे हर किस्म के सवाल उनसे पूछें, हर चीज़ के बारे में उनसे पूछें अपने केस के मुतालिक कि ये काम कैसे होगा, कब होगा, इस काम को कितने दिन लगेंगे। याद रखें, जो वकील आपके सवालों को डिटेल में जवाब दे वो ही अच्छा वकील है। जो वकील आपको कहे जवाब में कि हो जाएगा, कर लेंगे, टेंशन ना लें, इट मीन्स कि उसे खुद भी नहीं पता कि आपके सवालों का जवाब क्या है। सपोज़ अगर पता भी हो जवाब, तो आपको कैसे पता लगेगा कि उनको आपके सवालों के जवाब आते हैं, आपके केस के मुतालिक जो सवालात हैं उनके जवाब पता हैं। आपको तो तभी पता चलेगा कि जब वो जवाब देंगे। और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जिन वकला को जवाब नहीं आते वो ही टाल मटोल करते हैं, अदरवाइज़ जो भी लॉयर्स हैं वो डिटेल में आंसर करते हैं। नंबर लास्ट पॉइंट जो है वो है फ़ीस। फ़ीस किसी भी केस में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रखती है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार।
जब आपको इन तमाम तरीक़ों पे चल के आफ्टर इंटरव्यूज़ अपने वकील पे बिलीव हो जाए, यकीन हो जाए कि ये आपका केस बेहतरीन तरीके से लड़ सकता है, आपको उसकी क्रेडिबिलिटी पे शक ना रहे कोई भी, तो आप वकील की मुंह मांगी फ़ीस उसको दें। बल्कि कोशिश करें कि जितनी वो फ़ीस मांग रहा है उससे ज़्यादा दे दें, उससे कम ना दें। क्योंकि वकील का दिमाग उस टाइम ज़्यादा चलता है जब उसको पूरी फ़ीस मिल जाती है जो उसने डिमांड की है। जो उसकी केस की जो फ़ीस है उसकी, वो जब उसे मुकम्मल मिल जाती है तो तब उसके दिमाग में वो आर्गुमेंट्स भी आते हैं जो कि फ़ीस से पहले नहीं आते। आपको ये बात मजाक लग रही होगी लेकिन ये बात सच है। तो फ़ीस वकील को अच्छी दें ताकि वो आपके केस में पूरी मेहनत करे और आपको बार बार रोना ना पड़े। मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। तो ये थी जी वीडियो, पाकिस्तान में बेहतरीन वकील का इंतखाब कैसे किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और इसे आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।